कक्षा 12 गृह विज्ञान अध्याय 3 श्वासोच्छ्वास पार्ट 1 के अंतर्गत आज हम श्वासोच्छ्वास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि श्वसन क्रिया इसे होता है कि पहले श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन में क्या होता है कि भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। और वहीं पर एक होता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में सांस को अंदर लेना और तथा बाहर निकालना, ये दोनों क्रियाएं सम्मिलित हैं और इसी क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जैसे श्वसन क्रिया में सांस लेना तथा उसे बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब देखिए श्वासोच्छ्वास में दो क्रियाएं हैं। एक होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। श्वसन क्रिया में ये दो मुख्य क्रियाएं सम्मिलित हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक, तो देखिए इसी में हमने भी चर्चा किया था श्वसन के बारे में, तो श्वासोच्छ्वास हो गया। दूसरा होता है श्वसन। ठीक, चलिए यहाँ देखिए क्या है कि श्वासोच्छ्वास में है ना जो क्रिया विधि होती है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की, तो ये श्वसन हमने कहा था श्वास को बाहर निकालना तथा अंदर लेना श्वासोच्छ्वास होता है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि में दो क्रियाएं हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन नंबर 2, एक्सपायरेशन। ये इसको कहते हैं निःश्वसन, इसको कहते हैं निःश्वसन। ये ठीक है। अब देखिए इसमें श्वसन को परिभाषित करना है तो भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक, भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ये श्वसन की परिभाषा होगी, श्वासोच्छ्वास की परिभाषा होगी।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, श्वसन क्रिया का महत्व क्या होता है। तो देखिए क्या है कि श्वसन क्रिया का महत्व में कि देखिए श्वसन क्रिया शरीर का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में उसमें उपस्थित वायु में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जो रक्त के माध्यम से फेफड़े में जाता है, तो जो रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। अब ऑक्सीजन के कारण ही शरीर में जारण या उसको कहते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। देखिए श्वसन का हम एक इक्वेशन लिख देते हैं, समीकरण लिख देते हैं कि जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का। इसमें क्या होता है 6O2 ये ऑक्सीजन है। अब देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होगा या ऑक्सीकरण होगा या जारण होगा। इसके फलस्वरूप 6CO2 मतलब जब दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो 6CO2 ये बनता है प्लस 6H2 वो जल बनेगा, 6 अणु बनेगा। उसके बाद 673 किलो कैलोरी क्या बनेगी, कैलोरी एनर्जी ORR 38 ATP ऊर्जा पर बनेगी। क्या बनेगा, कैलोरी, इसको कहते हैं कैलोरी या 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए तो जब ये ऊर्जा बनेगी तो यही ऊर्जा जो होती है शरीर के विभिन्न कार्यों में प्रयोग की जाती है। ठीक है। अब उसी प्रकार से कि क्या होता है कि लकड़ी है, कोयला है, उसके जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लकड़ी या कोयला वो जल नहीं पाएगा। ठीक है। और उसके जलने से क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, गर्मी महसूस होती है, ऊष्मा निकलती है। उसी प्रकार से शरीर में भोज्य पदार्थ का जब दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये बाहर निकल जाएगी और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगी, जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि शारीरिक विकास, पेशियों की क्रिया तथा पाचक रसों का बनना इसी ऑक्सीजन पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो ये क्रियाएं जितनी भी चलती हैं वो श्वसन क्रिया के अंतर्गत ही चलती है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए श्वसन क्रिया के मुख्य अंग, ठीक, श्वसन क्रिया के मुख्य अंग, तो हम चलते हैं श्वसन क्रिया के मुख्य अंग। ये श्वसन क्रिया के मुख्य अंग जो होते हैं, है ना, तो देखिए श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो मुख्य अंग है वो तो फेफड़ा है। ठीक, मुख्य अंग में क्या आता है, फेफड़ा, लेकिन उसके अंतर्गत कई अंग आते हैं। श्वसन के अंतर्गत, श्वसन संस्थान के अंतर्गत कई अंग आते हैं।
तो हम यहाँ पर लिखते हैं श्वसन संस्थान के अंतर्गत आने वाले मुख्य अंग निम्न प्रकार है। ये अब नंबर 1 इसमें होता है, नंबर 1 होता है नाक, इसको कहते हैं नोज, ये नाक। दूसरा होता है कंठ, कंठ या गला, इसको कहते हैं थ्रोट, ये थ्रोट हो गया। तीसरा होता है इसमें स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, इसको लैरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स, इसको लैरिंग्स कहते हैं। चौथा जो होता है इसमें श्वास नली, श्वास नली, इसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया। फिर श्वसनिकाएं, श्वास नली, फिर इसको कहते हैं चौथा, पांचवा कहते हैं श्वसनिकाएं। तो श्वसनिकाएं कहते हैं ब्रैंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। एक होता है श्वसनी, छठवां जो होता है श्वसनी, इसको कहते हैं ब्रोंकी। सातवां जो होता है उसको कहते हैं फेफड़ा, उसको इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। ये तो ये जो होते हैं शरीर की क्रिया के मुख्य अंग हैं, लेकिन मुख्य अंग में मेन जो होता है वो फेफड़ा है। फेफड़ा और श्वसनिकाएं श्वसनी, बाकी सब क्या है सहायक अंग। तो इसमें क्या होता है कि देखिए श्वसन जो क्रिया होती है ना, उसमें क्या होता है कि इस क्रिया में वक्ष पेशियाँ और वक्ष की मध्य पेशी, ये श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो हम चलते हैं इन सभी अंगों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले होता है नाक। नाक देखिए क्या है, जो श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया में सर्वप्रथम वायु जो होती है इसी नाक के द्वारा अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। वायु जो होती है इसी नाक के द्वारा अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो अब देखिए नाक के सम्मुख दो छिद्र होते हैं, बाहर जो होता है नाक के क्या होते हैं, दो छिद्र होते हैं, जिन्हें नासा छिद्र कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, नासा छिद्र। तो नाक के सम्मुख जो दो छिद्र होते हैं उसे नासा छिद्र कहते हैं, ठीक है। और यह दो भागों में बटी होती है। तो देखिए नासा छिद्र इन्हीं दो भागों, जैसे ये नासा छिद्र इन दोनों भागों के क्या है, प्रवेश द्वार हैं। और इसी प्रवेश द्वार के द्वारा जो होता है वायु अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो नाक का प्रत्येक भाग नासा गुहा कहलाता है। भाई एक इधर वाला नाक का छिद्र हो गया, एक इधर का, तो अंदर तक गया है। तो ये क्या कहलाता है,
नासिका गुहा, यही है, इसको कहते हैं नासिका गुहा कहते हैं। ये दोनों देख रहे हैं दोनों तरफ, इसको कहते हैं नासिका गुहा। ये नासिका गुहा है। तो नासिका गुहा के अंदर स्लैश में झिल्ली चढ़ी होती है, झिल्ली है, ये झिल्ली चढ़ी होती है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इससे एक चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है, जिसे श्लेष्म कहते हैं। तो श्लेष्म में चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो रोगाणुओं को क्या करता है, या कीटाणुओं को नष्ट करता है। तो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, पूछा भी जाता है पेपर में, नाक में बालों की उपस्थिति से क्या अभिप्राय है। तो नाक में बालों की उपस्थिति से अभिप्राय ये होता है कि जो धूल के कण होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, या धूल के कणों तथा जीवाणुओं को अंदर जाने से क्या करती है, रोकती है। और अगर ये पहुंच भी जाते हैं तो हमने कहा कि इसकी दीवार जो होती है श्लेष्मिक पदार्थों का स्राव करती है, जिसके कारण जो होता है यह उसमें चिपक जाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो जो श्लेष्म होता है, श्लेष्म कीटाणुनाशक क्यों होता है, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम नामक तत्व होता है, लाइसोजाइम नामक तत्व होता है। और ये लाइसोजाइम नामक तत्व उन कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये नाक का भाग हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमेशा श्वसन जो होता है या सांस जो होता है हमेशा नाक से ही लेना चाहिए, मुख से नहीं लेना चाहिए, ठीक। अब दूसरा जो होता है ये कंठ, दूसरा क्या है, कंठ, ठीक है, मतलब गला, इसी कहते हैं गला। तो देखिए कंठ या गला जो होता है, तो यहाँ पर क्या है, नासा जो गुहाएं होती हैं वो अंदर थोड़ी दूर जाकर के एक नली के रूप में हो जाती है। क्या हो जाती है, एक नली के रूप में हो जाती हैं, जो कहाँ खुलती है, कंठ में खुलती है। ये भाग कंठ हो जाता है, ठीक, ये भाग क्या होता है, कंठ हो जाता है, जो कंठ में खुलती है। अब यहाँ पर ये भाग जो है तो कंठ में खुलती है, तो कंठ के इसी भाग को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ये भाग, इसको क्या कहते हैं, ग्रसनी। हम देखिए मुख जो खोलते हैं तो मुख गुहा होता है, जहाँ जीभ होती है, दांत ऊपर नीचे जबड़े में होते हैं, मुख गुहा होता है। मुख गुहा के ठीक पीछे का भाग ग्रसनी होता है, जहाँ पर ढक्कन लटकता है, घाटी ढक्कन, ठीक है। तो मुख गुहा के पीछे का भाग जो होता है वही ग्रसनी कहलाता है, जहाँ पे घाटी ढक्कन लटकता है। तो ये ग्रसनी वाला भाग है। और ग्रसनी आगे चलकर दो भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। पहला जो होता है स्वरयंत्र, पहला क्या होता है, स्वरयंत्र, ठीक है, पहला स्वरयंत्र कहलाता है, जिसमें क्या होती है, वायु प्रवेश करती है। और दूसरा ग्रासनली कहलाता है, जिससे भोजन होकर के गुजरता है। ये देखिए स्वर गुहा है, यहाँ से वायु यहाँ आता है, और ये ग्रास नली अर्थात भोजन नली है, तो यहाँ से भोजन जाएगा, जो भोजन यहाँ से निकला जाएगा यहाँ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा ग्रसनी आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो रही है, दो भाग हैं, एक होता है स्वर यंत्र या स्वर गुहा, और दूसरा होता है ग्रास नली या भोजन नली। स्वर यंत्र जो होता है श्वास स्वर गुहा में खुलता है, श्वास नली में खुलता है, जिसमें वायु प्रवेश करती है, इसमें भोजन प्रवेश करती है। तो भोजन नली जब आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो देखिए यही एपिग्लॉटिस है, इसी कहते हैं घाटी ढक्कन, ठीक है।
घाटी जैसे ही खाद्य या पेय पदार्थ स्वरयंत्र के ऊपर से गुजरने लगता है तो घाटी ढक्कन इस श्वासनाल के दीवार को क्या करती है, यही भाग को ढक लेती है, ये इस भाग को ढक लेती है। ठीक है, तब भोजन इसमें आएगा। और अगर ये अंदर वायुनाल को तो इसको ढक लेगा, तब वायु कहाँ जाएगी, श्वासनाल में जाएगी। ठीक है, तो भोजन के जैसे नीचे ग्रास नली में या भोजन नली में खिसकेगा वैसे फिर ये ढक्कन खुल जाता है। इस प्रकार से भोजन श्वास नली में जाने से क्या होता है, रुक जाता है और फेफड़े और श्वास नली की सुरक्षा भी हो जाती है। अचानक अगर भोजन कण वायु नली में चला जाता है इसमें, ठीक है, तो हमको तीव्र क्या आती है, खांसी आने लगती है। झटके के साथ क्या आती है, खांसी आने लगती है। तब तक खांसी आती है जब तक कि श्वास नली में से भोजन का एक एक पार्टिकल या कण बाहर ना आ जाए, तब तक हमको खांसी आती रहती है। ठीक है, अब देखिए श्वास नली के ऊपरी दो छल्लों से क्या होता है, कंठ या गले का ढांचा बनता है। यहाँ से कंठ या गले का क्या बनता है, ढांचा बनता है। ठीक है, तो यहीं पर थायराइड ग्रंथि भी रहती है। ये थायराइड ग्रंथि यहीं पर रहेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अगला होता है कि इसे स्वरयंत्र, हमने यहाँ लिखा है स्वरयंत्र, स्वरयंत्र है। तो देखिए श्वास नली का ऊपरी भाग स्वरयंत्र, ये श्वास नली है। श्वास नली का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, स्वरयंत्र। ये स्वरयंत्र है। स्वरयंत्र स्वर गुहा में होगा, स्वरयंत्र ये कहाँ होगा, स्वर गुहा में होगा। तो जो ये स्वरयंत्र होता है, जैसे क्या होता है, जब बोलते समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो इसी के कारण होती है। ठीक है, तो जब फेफड़े से वायु बाहर की ओर आती है तो भिन्न भिन्न प्रकार की क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, जिसमें क्या होता है, मुख व नाक भी साइड से बहुत लोग क्या होते हैं, खर्राटा भरते हैं। तो खर्राटा सोते वक्त खर्राटा भरते देखिए आवाज़ आती है ना। तो ये आवाज़ प्लस जब हम बोलते हैं जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है कि देखिए उसमें जो होता है कि स्वरयंत्र की दीवारों में कंपन होता है, और कंपनों के कारण जो होता है ध्वनि निकलती है। तो इसमें क्या होता है कि स्त्रियों में जो महीन आवाज़ निकलती है ना, इस स्वर का पतला मोटा या भारी या महीन आवाज़, ये स्वर रज्जुओं की लंबाई तथा खिंचाव है ना, और इसके साथ साथ वायु के कंपनों की आकृति पर निर्भर करता है। तो जैसे क्या होता है, पुरुषों में स्वर रज्जु ये जो होते हैं लंबे होते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी आवाज़ क्या होती है, भारी होती है। जबकि स्त्रियों की क्या होती है भाई, स्त्रियों की क्या होती है, छोटी होती है स्वरयंत्र, इसलिए उनकी आवाज़ क्या होती है, महीन होती है, पतली होती है। ठीक है, अब देखिए अगला आता है श्वास नली। श्वास नली, तो देखिए श्वास नली में क्या है कि स्वरयंत्र जो होता है ना, स्वरयंत्र के नीचे का भाग क्या कहलाता है, श्वास नली कहलाता है। तो श्वास नली स्वरयंत्र के ठीक नीचे से आरंभ होती है इसका मतलब, और इसकी लंबाई जो होती है श्वास नली की, ये 12 सेंटीमीटर होती है, और लंबाई और चौड़ाई जो होती है, ठीक है, वो 2.3 सेंटीमीटर होती है। श्वास नली की लंबाई जो होती है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होती है वह 2.3 सेंटीमीटर होती है।
ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए श्वास नली ये है, ये श्वास नली है, तो ये लंबा जो होती है, पुरुषों में लंबा होता है, स्त्रियों में क्या होता है, छोटा होता है। इसी कारण आवाज़ पतला और भारी होता है। श्वास नली की बात थी, हमने कहा कि ये 12 सेंटीमीटर लंबा, 200-300 चौड़ा और उपास्थि में छल्लों से निर्मित होती है। और ये छल्ले सी के आकार के होते हैं। जैसे ये रचना है गले की, ये देखिए इस तरीके की रचना है, ऐसे सी के आकार के ऐसे उपास्थि में छल्ले होते हैं। ये ऐसे छल्ला होता है और यही श्वास नली का क्या करता है, निर्माण करता है। यही श्वास नली का निर्माण करता है। तो इसमें जो श्वास नली जो होती है, इसमें क्या है कि ये छल्ले जो होते हैं बहुत लचीले होते हैं और वायु के आने जाने के लिए क्या होते हैं, खुले होते हैं। ये खुले रहते हैं, ठीक। और इनकी श्वास नली की भीतरी सतह पर जो होता है, इसमें स्लैट्स में झिल्ली चढ़ी होती है जिससे तरल पदार्थ निकलता है। जैसे क्या था कि नाक में स्लैश में पदार्थ निकलता था और कीटाणुओं वगैरह को नष्ट करता था, सेम वहाँ भी यही कार्य करता है, ठीक। अगला इसमें होता है श्वसनिकाएँ। ये है श्वसनिकाएँ। तो देखिए श्वसनिकाएँ एक होता है, जैसे फेफड़ा है, ये सपोज दैट ये फेफड़ा है, ये ट्रैकिया है, ये उपास्थि में छल्ले हैं, ठीक, उपास्थि में छल्ला है। तो देखिए श्वसन क्रिया यही है, यही इसको श्वासनाल कहते हैं, वह क्या कहते हैं कि श्वास नली कहते हैं, हाँ श्वासनाल या ट्रैकिया कहते हैं। और यही ट्रैकिया दो भागों में विभाजित हो जाती है, इसी को कहते हैं श्वसनी। और यही श्वसनी जो होता है, ऐसे कई जो होती हैं भागों में अंदर फेफड़े के अंदर बढ़ जाती है, महीन नलिकाओं में ऐसे ऐसे बढ़ जाती है, ठीक। तो ये जो रचना होती है श्वसनी है, और इसको कहते हैं श्वसनिकाएँ। ये इसको कहते हैं श्वसनिकाएँ कहते हैं। तो जो श्वसनी होती है, ये आगे खा के दो भागों में बटी, ठीक। इसको श्वसनी कहे, ब्रोंकी कहे। तो प्रत्येक श्वसनी अपने दाएं बाएं दोनों फेफड़ों में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो जब दोनों फेफड़ों में ये प्रवेश करेगी, ठीक है, तो प्रवेश करने के बाद यही अनेक शाखाओं में, देखिए अनेक शाखाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब यही अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, तब इसको क्या कहते हैं, श्वसनिकाएँ कहते हैं, ब्रैंकियोल्स कहते हैं। इसको ब्रांकी, इसको ब्रैंकियोल्स, ये ब्रैंकियोल्स कहते हैं। और ये अंत में एकदम बारीक हो जाता है, जिन्हें वायु प्रणाली कहते हैं, वायु प्रणाली। तो श्वसनिकाएँ श्वास नली की भांति छल्लों से निर्मित नहीं होती। समझ में आ रहा है ना? श्वसनिकाएँ जो होती हैं, ये श्वास नली छल्लों से निर्मित था, इस छल्लों से निर्मित नहीं होता। इसमें महीन नलिकाएँ होती हैं और ये नलिकाएँ जो होती हैं छोटे छोटे लंबे फूले से थैलों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें वायुकोश कहते हैं। जैसे ये रचना अगर बन जाती है ऐसे, इसके जो सिरे होते हैं इसे फूले हुए होते हैं, तो ये इन रचनाओं को क्या कहते हैं, वायुकोश कहते हैं। ये वायुकोश कहते हैं, वायुकोश होता है, ठीक है, इसको वायुकोश कहते हैं। तो इन्हीं में जब वायु फेफड़े के अंदर आती है, तो इन्हीं वायुकोशों में भरती हुई चली जाती है, ठीक है।
और तो अब यहाँ पर क्या होता है कि फेफड़े जो होते हैं इन्हीं वायुकोशों के समूह से मिलकर बनते हैं, है ना। मनुष्य में जो फेफड़े होते हैं इन्हीं वायुकोशों से मिल करके इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और फिर जो होता है जब इसका निर्माण हो जाएगा तो फेफड़े जो होते हैं वायु को सिर्फ ग्रहण करते हैं, मतलब ये सैक लाइक रचना होती है थैलेनुमा, सिर्फ जो होता है ये वायु को ग्रहण करने का कार्य करती है, निकालना इसके अंदर की क्रिया नहीं है। निकालना तो क्या होता है कि जो पेशियाँ होती हैं, पेशियाँ फैलती सिकुड़ती हैं, वक्ष की पेशियाँ, तो उसमें मसल्स होती है, अंतः अंतरापरशु पेशी, बाह्य अंतरापरशु पेशी, दो पेशियाँ होती हैं जो जैसे फेफड़े में वायु भरती है तो ये पेशियाँ एक फैल जाती हैं। तो जितने फैलेगी वक्षी गुहा बड़ा होता चला जाएगा, फेफड़ा फूलता जाएगा। और फिर क्या होता है कि जब वायु भर जाएगी और एक्सपायरेशन क्रिया होगी तो फिर वही पेशियाँ वक्ष की सिकुड़ने लगेंगी और फेफड़े पर दबाव बनता जाएगा और फिर फेफड़े से वायु बाहर निकल जाएगी। ये क्रिया होती है इसमें। तो अब हम जैसे फेफड़ा होता है तो देखिए मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं। ये मनुष्य में कितने फेफड़े, 2 फेफड़े होते हैं जो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, वक्ष गुहा में दाईं और बाईं ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो जो फेफड़ा होता है यह स्पंज के समान एक लचीली संरचना होती है। ये लचीली, दोनों लचीली क्या है, संरचना है। फेफड़ा जो होता है वक्ष के स्पंज के समान लचीली क्या होती है, संरचना होती है। तो ये लचीली संरचना है, ये लचीली संरचना है। तो प्रत्येक फेफड़ा लगभग ढेर सारी कोशिकाओं से बना होता है। लगभग 1.5 करोड़ कोशिकाएँ होती हैं। ये कोशिकाएँ वायुकोश इनसे बनी होती है और इन्हीं वायुकोशों का समूह होता है जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। फेफड़े जो होते हैं वो हल्के भूरे रंग के होते हैं और दोनों फेफड़ों के ऊपर एक दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है जिसे फुफ्फुसा वरण, देखिए ये जो दोहरी कला है ना, इसे क्या कहते हैं, फुफ्फुसा वरण कहते हैं। फुफ्फुसा वरण, इसको कहते हैं फुफ्फुसा वरण कहते हैं। ये फुफ्फुसा वरण है, इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहते हैं। फिर अंदर की जो झिल्ली चिपकी रहती है और बाहर झिल्ली वक्ष की दीवार, ठीक है, अंदर की झिल्ली चिपकी रहती है लेकिन बाहरी जो झिल्ली होती है वक्ष की दीवार तथा पसलियों की ओर होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये बाहर है तो पसलियों की ओर रहेगा। ठीक है, तो इन झिल्लियों में जैसे होता है जो अंदरूनी झिल्ली तैयार होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, प्लूरल लिम्फ कहते हैं, फुफ्फुसीय द्रव कहते हैं, फुफ्फुसीय द्रव, प्लूरल लिम्फ कहते हैं। तो ये फुफ्फुसीय द्रव होता है। इससे क्या होता है, पूरी झिल्ली जो होती है वो नम रहती है तथा फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, अब ये होता है कि यही जो फुफ्फुसीय द्रव है अगर आवश्यकता से अधिक हो जाती है, प्लूरल द्रव के आवश्यकता से अधिक अगर निकल रहा है, ठीक है, तो ये गंभीर रोग का लक्षण उत्पन्न होता है जिसे प्लूरिसी कहते हैं। मतलब अगर द्रव अगर अधिक हो रहा है तो इस द्रव के कारण क्या होता है, प्लूरिसी रोग। ये इसके कारण क्या होता है, प्लूरिसी जब अधिकता हो जाती है इसकी
तो प्लूरिसी रोग हो जाता है, ये प्लूरिसी रोग। तो इसे एक प्रकार का क्या माना जाता है, टीबी, ठीक है, टीबी माना जाता है। और साधारण भाषा में लोग कहते हैं फेफड़े में पानी भर गया, जिसके कारण सीने में वक्ष भाग में दर्द होती है, बुखार होता है, ठीक है, और श्वसन क्रिया प्रभावित हो जाती है। तो ये इसके कारण होता है। अगर सामान्य मात्रा इसकी है तो ये लाभकारी है, इस फेफड़े को नम बनाए रखता है, जिसके कारण इसको फूलने सिकुड़ने में आसानी होती है, और ये जो झिल्लियाँ होती हैं रगड़ से सुरक्षित रखते हैं। और अगर अधिक हो गया तो प्लूरिसी रोग हो जाता है, जिसे टीबी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए, जो श्वसनी है जब अंदर जाती है तो कई, हमने कहा, महीन शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनिकाएँ कहते हैं। वायु जब जाती है तो ऐसे इन्हीं महीन नलिकाओं के माध्यम से पूरे वायुकोश में, ये वायुकोश हैं, वायुकोश, इन्हीं वायुकोशों में भर जाती है, ठीक। अब ये जो होता है वायुकोश के चारों ओर, वायुकोश के चारों रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो वायुकोशों के कारण फेफड़ों में वायु के लिए स्थान, फेफड़ों के स्थान की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाता है। भाई फूलने लगेगा ना, तब जब फेफड़े के अंदर वायु जाएगी, वायुकोशों में भरेगी, तो फेफड़े का आकार बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक। तो ये इसका जो होता है आकार बढ़ जाता है। अब देखिए, एक तो होता है फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो फेफड़े का मुख्य कार्य होता है संपूर्ण शरीर के अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करना। आप परिसंचरण तंत्र में आप पढ़ ही चुके हैं कि फुफ्फुसी धमनी होती है, उससे रुधिर दोनों फुफ्फुसों में आता है, फेफड़ों में आता है, और फिर फेफड़े में रक्त जब शुद्ध हो जाता है तो वहाँ से फुफ्फुसी शिरा शुद्ध रुधिर को लेकर के बाएं अलिंद में आती, हृदय के बाएं अलिंद में आती है, ठीक है। तो जो अशुद्ध रुधिर होता है उसका रंग जो होता है नीला बैगनी कलर का होता है, लेकिन जो शुद्ध रुधिर होता है वो चमकीले लाल रंग का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जब कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन के द्वारा जब इस वायु ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, तो वहाँ पे दहन क्रिया के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको लेकर के पुनः वापस आ जाता है, जिसे प्रश्वास क्रिया द्वारा या निःश्वसन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। धन्यवाद। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट अगले वीडियो में भेजा जाएगा। ओके।